हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विथ आरपी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, जो हमारा सिलेबस चल रहा है वो है यूपी SSC पेट। उसी के अकॉर्डिंग हम सारी इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताएंगे, जो जो चैप्टर दे रखे हैं। ठीक है, बट मैं यहाँ पे सिलेबस डिस्कस नहीं कर रही हूँ। उसका कारण ये है कि मैं सिलेबस को शॉर्ट वीडियो में दूंगी। ठीक है, सिलेबस मैं शॉर्ट वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगी, आप देख लेना क्या क्या सिलेबस में दे रखा है। और हम जो यहाँ पे जो भी क्लासेस करेंगे वो जो भी चैप्टर दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, सो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो है, सबसे पहले इकोनॉमी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर इंडियन इकोनॉमी के जो जो चैप्टर दे रखे हैं। जैसे पहला योजना आयोग दे रखा है, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं दे रखी है, सारा डिटेल बताएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के वीडियो से रिलेटेड। देखिए फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमी क्या है, तो दिमाग में आता होगा कि पैसों का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है ना। अर्थ मतलब पैसा, शास्त्र मतलब जिसका अध्ययन किया जा रहा है उसके साथ, है ना। दिमाग में ये चीज़ आती होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं, अर्थशास्त्र पैसों का अध्ययन है ही नहीं। अर्थशास्त्र हमें ये बताता है कि जो भी पैसे आपके पास हैं उनका उपयोग कैसे करना है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, अर्थशास्त्र हमें ये बताता है कि उपलब्ध साधन, जो भी हमारे पास उपलब्ध साधन है उनका हम यूज़ कैसे करेंगे। ओवरऑल मतलब क्या है इसका, जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनसे हम कैसे, उनका उपयोग करके हम कैसे मैक्सिमम रेवेन्यू प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये सिखाता है अर्थशास्त्र। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, अर्थशास्त्र के जनक कौन है। देखिए, मैं यहाँ ये सारी चीज़ें लिख नहीं रही हूँ, मैं साथ का साथ लिखूंगी। और आप क्या करें, अगर नोट्स बना रहे हो तो पहले एक बार पूरा वीडियो देख लें, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आप देख लें उसके बाद नोट्स बनाएं। ठीक है, मैंने बताया अर्थशास्त्र पैसों का अध्ययन नहीं है, फिर किस चीज़ का अध्ययन है, ये बताता है कि जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनसे, उनका यूज़ करके हम कैसे मैक्सिमम रेवेन्यू प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सो उसे क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमी या अर्थशास्त्र के जनक की। तो अर्थशास्त्र के जो जनक हैं उनको कहा जाता है एडम स्मिथ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है एडम स्मिथ कहा जाता है। उसके बाद ये है अर्थशास्त्र के जनक की बात। लेकिन यदि इंडियन इकोनॉमी की बात करें, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक की बात करें, तो वो है एम विश्वेश्वरैया। कौन है, एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं कि जो अर्थशास्त्र है इसमें पैसा कहाँ कहाँ से आता है। तो देखिए, अर्थशास्त्र में पैसा जहाँ से आता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे बोला जाता है सेक्टर। क्या बोला जाता है, सेक्टर बोला जाता है। ठीक है, सो उसे क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। हिंदी में क्षेत्रफ कहते हैं। अब देख लेते हैं सेक्टर कितने प्रकार के हैं, क्या हैं। ठीक है, तो देखिए, अर्थशास्त्र जो है इसमें हम सेक्टर की बात कर रहे हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं क्षेत्रफ। ठीक है, अर्थशास्त्र में पैसा जहाँ से आता है उसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोला जाता है या क्षेत्रफ बोला जाता है। सेक्टर जो है इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है, पहला है स्वभाव के आधार पे। ठीक है, नेचर के आधार पे। पहला है स्वभाव के आधार पे, यानी किसके, नेचर के आधार पे। ठीक है, पहला है नेचर के आधार पे। उसके बाद दूसरा है टर्म एंड कंडीशन, यानी शर्त के आधार पे। ठीक है, जो क्षेत्रफ है यानी जो सेक्टर है उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, स्वभाव के आधार पे, शर्त के आधार पे, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, आप समझ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ इस चीज़ को, आप ध्यान दीजिए। आगे बात करें ओनरशिप, यानी इसको स्वामित्व बोलेंगे। ठीक है, स्वामित्व के आधार पे, इंग्लिश में बोलेंगे ओनरशिप। कहते हैं नहीं, इस चीज़ का कौन ऑनर है ना। जैसे ग्रुप बनाया जाता है तो वहाँ ऑनर होता है ना, सेम वही चीज़ यहाँ पर है। कहते हैं ना कि इस चीज़ का कौन ऑनर है, तो वही है। सेक्टर जो है अर्थशास्त्र में जहाँ से पैसा आता है उसे क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, स्वभाव, शर्त और स्वामित्व। इंग्लिश में बोले तो नेचर के अकॉर्डिंग, टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद बात करें इधर तो ओनरशिप के अकॉर्डिंग, स्वामित्व के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं
अब हम बात करते हैं स्वभाव के अकॉर्डिंग जो सेक्टर हैं वो कितने हैं। तो स्वभाव के अकॉर्डिंग जो सेक्टर हैं वो है, सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। सबसे पहला क्या है, प्राइमरी। डोंट वरी, मैं हिंदी में बताऊंगी, ठीक है। पहला है प्राइमरी सेक्टर। पहला कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर, जिसे बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। मैं इस चीज़ को इसलिए बता रही हूँ फ्रेंड्स, पिछली बार जो पेट हुआ था उसमें पूछा गया था क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था ये भी बताऊंगी, ठीक है। इन दोनों को मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा इसमें आता है सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। थोड़ा मेरी इंग्लिश, सेकेंडरी मतलब SECONDARY, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर जिसे बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र। अब उसके बाद हम तीसरी बात करते हैं, 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। स्वभाव के आधार पे यानी नेचर के आधार पे जो सेक्टर हैं वो 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं। तीसरा है टर्शियरी। तीसरा क्या है, टर्शियरी यानी तृतीय क्षेत्र। कौन सा, तृतीय क्षेत्र। तो मैंने बताया कि जहाँ जहाँ से पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, स्वभाव के अकॉर्डिंग, टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, ओनरशिप के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो स्वभाव के आधार पे प्रकार हैं वो कितने हैं, तो वो 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है ना। देखिए, अगर मैं प्राइमरी सेक्टर की बात करूं या प्राथमिक क्षेत्र की बात करूं, तो प्राथमिक क्षेत्र में वो सारी चीज़ें आती हैं जहां पर ह्यूमन का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, यानी मानव वहां पर कुछ नहीं कर सकता, वहां पे मानव ज़ीरो होता है, ठीक है। अब कैसे, यहाँ पर वो सारी चीज़ें आती हैं जो नेचर पर डिपेंड होती है, प्रकृति पर डिपेंड होती हैं। जैसे कृषि की बात करें, क्या हम अपने आप से पेड़ उगा सकते हैं, नहीं उगा सकते, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, उसको खाद पानी ये सारी चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन ये सारी नेचर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। सो जो सारी चीज़ें नेचर के ऊपर डिपेंड होती है उनको कहाँ पर रखा गया है, प्राइमरी सेक्टर में रखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कृषि को, जो खेती है उसको मैं कृषि बोल सकती हूँ, खेती वगैरह इसी के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या हुआ, खेती हो गई, खेती को मैं यहाँ पे कृषि लिख दूँ, है ना, कृषि लिख दूँ। वो सारी चीज़ें जहाँ पर मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, डायरेक्टली किससे प्राप्त होती हैं, हमें नेचर से प्राप्त होती है, वो क्या कहलाती है, वो किस सेक्टर में आएंगी, तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। कृषि आपको समझ में आया। आगे बात करते हैं पशुपालन, ठीक है। बेशक हम पालते हैं, लेकिन जो देखा जाए नेचुरली रूप से हमें प्राप्त होता है, ठीक है, हम खुद बनाते नहीं हैं बकरी वगैरह, ठीक है। अब ठीक है, पशुपालन की बात करें, दूसरा मैंने बताया पशुपालन, ठीक है, दूसरा है पशुपालन, ठीक है। अब आपने कभी सुना है रिलायंस की बकरी, टाटा की मुर्गी, रिलायंस की बकरी हो, टाटा की मुर्गी हो, है ना, आपने कभी सुना है, जियो की भैंस हो, आपने कभी नहीं सुना ना। सो ये क्या है, ये नेचुरली रूप से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। जो पशु वगैरह हैं हमें नेचुरली रूप से प्राप्त होते हैं। खेती वगैरह जैसे पेड़ पौधे, अब हम जैसे गेहूं की खेती है, हम उसमें सिंचाई, ये खाद पानी वाला काम कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें नेचुरली रूप से प्राप्त होती हैं, है ना। तो ये कहाँ से प्राप्त होती हैं, सारी नेचुरली रूप से प्राप्त होती हैं, इसलिए ये किसके अंतर्गत आएंगी, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएंगी। यहाँ पे मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। कहने का मतलब मानव खुद निर्माण नहीं करता इसका, ठीक है। ये किसके द्वारा निर्माण किया जाता है, तो नेचर के द्वारा। सो ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, प्राथमिक सेक्टर में आएंगी। आगे बात करें, मैंने पशुपालन बताया, उसके बाद जो मुर्गी पालन होता है, बत्तख पालन होता है, बत्तख वगैरह, ये कुक्कड़ पालन कहलाता है। क्या कहलाता है, कुक्कड़, ठीक है, क्या कहलाता है, कुक्कड़ पालन में कहलाता है। सो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। यानी आपको समझ में आया, कृषि हो यानी जो जितनी सारी चीज़ें नेचर के ऊपर डिपेंड है, हमें नेचुरली रूप से प्राप्त होती हैं, वो सारी किस में आएंगी, प्राइमरी सेक्टर में आएंगी। आपको समझ में आया ये चीज़। आगे बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर क्या कहलाता है। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड होता है। कहने का मतलब क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर में निर्माण होता है,
यानी प्राइमरी सेक्टर में जो भी चीज़ उत्पादित हुई है नेचर के द्वारा जो चीज़ हमें मिली है उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है ना, मतलब अच्छे से बना के मानव के यूज़फुल बनाया जाता है। किसमें? द्वितीयक सेक्टर में। तो इसमें क्या होता है? निर्माण होता है किसी चीज़ का, ठीक है। इसमें क्या होता है? निर्माण होता है। और यदि कोई चीज़ खराब हो जाती, मतलब कोई चीज़ अगर कहीं से खराब हो जाती है तो उसको विनिर्माण भी होता है। विनिर्माण कैसे होता है भी बताएंगे, ठीक है। खराब वाला तो नहीं, एग्जाम्पल समझ में आएगा। देखिए, जो द्वितीयक सेक्टर होता है इसमें क्या होता है? निर्माण होता है किसी चीज़ का, और इसमें निर्माण हम नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमें नेचुरली रूप से प्राप्त होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए, हमें मान लीजिए हमारे खेत में हुआ गेहूँ, ठीक है, और गेहूँ से हमें बनाना है बिस्किट। तो क्या हम खेत में ही बिस्किट बना सकते हैं, या खेत से अपने घर में ला के बिस्किट बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं, लेकिन जो वो किसके अंतर्गत आएगा? दूसरे सेक्टर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें चल गई हैं ना, तो नहीं मतलब फैक्ट्री वाला बिस्किट बना सकते, लेकिन ऐसे वाला बना सकते हैं ना। सो वो किसके अंतर्गत आएगा? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। यदि मैंने प्राथमिक क्षेत्र का यूज़ करके कुछ नई चीज़ बनाई है, निर्माण किया है उसका, ठीक है, मैंने प्राथमिक क्षेत्र की जो भी चीज़ है उसका यूज़ करके कोई नई चीज़ बनाई है। नई मतलब जैसे गेहूँ था उससे मैंने बिस्किट बना दिया फैक्ट्री में लाके, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा द्वितीयक सेक्टर। किसके अंतर्गत आएगा? द्वितीयक सेक्टर। यानी द्वितीयक सेक्टर में क्या होता है? निर्माण होता है। अब मान लीजिए गेहूँ हमारे खेत में उत्पादित हुआ है ना, और गेहूँ से आटा बनाना, हम आटा वहाँ खेत में नहीं बना सकते, घर में भी अगर हम जो क्या बोलते हैं उसको, एक दरेती होती है, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे आटा जिसमें पीसा जाता है, वो भी किस में आ जाएगा? सेकेंडरी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम गेहूं से कोई दूसरी चीज़ बना रहे हैं। जो भी हमें चीज़ मिली है उसको मानव के उपयोग के लिए बना रहे हैं, कुछ निर्माण करके। सो आपको समझ में आया कि प्राथमिक क्षेत्र का यूज़ करके हम कुछ नया निर्माण करें, ठीक, कुछ और किसी और चीज़ का निर्माण करें, वो कहलाता है द्वितीयक सेक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि मान लीजिए गेहूं से मुझे आटा बनाना है, ठीक है। सो गेहूं को हम कहाँ लाए? हम चक्की में लाए, तो चक्की क्या हो जाएगी? चक्की हो जाएगी सेकेंडरी सेक्टर। और वहाँ पे आटा मैंने पिसवाया और आटा वो बन गया रवा के जैसा पीस दिया, तो हम क्या कहेंगे? ये कैसा आटा आपने पीस दिया है ना। तो जो चक्की वाला होगा वो कहेगा लाओ भाई साहब मैं फिर से पीस दूँ इसको। सो उसको फिर से पीसना क्या कहलाया? विनिर्माण कहलाया। तो आपको समझ में आया कि सेकेंडरी सेक्टर में निर्माण और विनिर्माण भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कपास की बात करें, कपास जब खेत में उगा तो प्राइमरी सेक्टर, और उससे कपड़ा बन गया तो सेकेंडरी सेक्टर। कपड़ा बनना निर्माण हुआ ना, कपड़ा बनना निर्माण हुआ, सेकेंडरी सेक्टर। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक चीज़ और मैंने बता दी, गेहूं से बिस्किट बनना, गेहूं जब खेत में होगा तो वो क्या कहलाया? प्राइमरी सेक्टर कहलाया। और वहाँ से फिर फैक्ट्री में आया, उससे बिस्किट बन गया तो वो द्वितीयक सेक्टर कहलाया। यानी जितने सारे जैसे फैक्ट्री वगैरह हैं ये सब किसके अंतर्गत आएंगी? द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। उद्योग वगैरह ये किसके अंतर्गत आएंगे? द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? नेचुरली रूप से हमें जो चीज़ें प्राप्त होती है इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता, वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। द्वितीयक सेक्टर में क्या होता है? जिस चीज़ का कुछ निर्माण किया जाता है, विनिर्माण किया जाता है, वो किस में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। अब बात करते हैं टर्सरी तृतीयक क्षेत्र की। तो देखिए अब ये जो तृतीयक क्षेत्र है ना, यहाँ भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा। बिना तृतीयक क्षेत्र के प्राथमिक क्षेत्र का भी कोई मतलब नहीं है और द्वितीयक क्षेत्र का भी कोई मतलब नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र में तो फिर भी ठीक है, मान लीजिए गेहूं खेत में हुआ तो किसान लोग क्या करेंगे? अपनी खोपड़ी में लेकर चले आएंगे घर, है ना। साइकिल वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। अगर साइकिल का यूज़ किए तो आ गए तृतीयक क्षेत्र में, है ना। अगर ट्रैक्टर का यूज़ किए तो भी तृतीयक क्षेत्र में आ गए। सो अब देखिए हम क्या समझाना चाह रहे थे कि जो टर्सरी है वो किस में हेल्प करता है? इसमें भी हेल्प करता है। बिना इसके इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। आपने अपने खेत में गेहूं उगा लिया, बिस्कुट बनाना है, फैक्ट्री भी है। अब गांव में तो फैक्ट्री होती नहीं, गांव में आपने गेहूं उगाया और शहर में क्या है? फैक्ट्री है। अब गांव से शहर तक गेहूं आए तभी तो बिस्किट बनेगा। आपको बिस्किट बनाना है,
गेहूँ गांव में है और फैक्ट्री शहर में है, तो गेहूँ का फैक्ट्री तक पहुँचेगा तभी तो बिस्किट बनेगा, वरना ना फैक्ट्री का कोई मतलब है ना आपके गेहूँ का कोई मतलब है ना। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगर बिस्किट बनाना है सो वहाँ पे कोई मतलब नहीं, तो कोई ना कोई बीच में होना चाहिए ना, इन दोनों को जोड़ने वाला, बॉन्ड बनाने वाला। तो वो क्या होगा, आप थोड़ा सा सोच के देखिए, क्या हो सकता है, परिवहन हो सकता है ना, तभी तो हम बिस्किट बना पाएंगे। हम ठेला, कोई ट्रक वगैरह, ठेला वगैरह जो भी है, इन सब के थ्रू क्या करेंगे, गेहूं को ला देंगे, फैक्ट्री में फेंकेंगे, फैक्ट्री क्या करेगी, बिस्किट बना देगी। द्वितीयक सेक्टर, पहले यहाँ कौन सा, तृतीयक सेक्टर। जब गेहूँ खेत से निकला तो पहला सेक्टर हो गया, फिर उसको उठा के कहाँ लाया गया, फैक्ट्री में लाया गया, तो जो उठा के लाया वो तृतीयक सेक्टर कहलाया। फैक्ट्री में किसका निर्माण हुआ, बिस्किट का, तो वो किसका, बिस्किट का निर्माण होना तृतीयक सेक्टर कहलाया। फिर बिस्किट का निर्माण हुआ तो जनता तक पहुँचाना है ना, अभी ये चीज़ जनता तक नहीं पहुँची है, यहाँ निर्माण हो गया, ये इससे लेकर इसको दे दिया, तो अभी जनता तक नहीं पहुँचा ना। और जब ये जनता तक पहुँच जाएगी फिर तृतीयक सेक्टर काम करेगा ना, फिर करेगा ना, तभी तो जनता तक पहुंचेगा। तो फिर जब जनता तक पहुंचेगा तो वो किसके थ्रू पहुंचेगा, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यानी तृतीयक जो तीसरा सेक्टर है ना, इसी के थ्रू पहुंचेगा। तो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि इसके अंतर्गत क्या आएगा, परिवहन, कोई ना कोई साधन तो होना चाहिए। जो परिवहन है वो किसके अंतर्गत आएगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अब मान लीजिए कोई जो ठेला चला रहा है, हमने गेहूं भेजा अपने खेत से फैक्ट्री में, जो ठेला चला रहा है वो जाके आगे कहीं ठोक देता है, ठीक है, लड़ा देता है, तो क्या होगा, पुलिस आएगी, है ना, पुलिस आएगी। अब पुलिस क्या हुई, पुलिस भी किसका काम कर रही है, सेवा का काम ही तो कर रही है। तो पुलिस आएगी, तो पुलिस किसके अंतर्गत आएगी, पुलिस वगैरह। अब पुलिस क्या किसी चीज़ का निर्माण कर रही है या फिर किसी चीज़ को उगा रही है नेचुरल रूप से, वो भी तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगी, हेल्प कर रही है ना। पुलिस किसके अंतर्गत आएगी, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। अब पुलिस आई है, जिसने लड़ाया है वो उसको कहाँ ले जाएगी, हॉस्पिटल में ले जाएगी। हॉस्पिटल क्या हुआ, हॉस्पिटल क्या हुआ, तृतीय क्षेत्र हुआ ना। वो भी किसी चीज़ का निर्माण थोड़े नहीं करता है, और ना ही कोई चीज़ उगाता है, वो क्या करता है, हेल्प करता है ना। इन दोनों सेक्टर में क्या करता है, हेल्प करता है। अगर हम एक्सीडेंट वाला एग्जांपल लेके समझा रहे हैं तो ज़्यादा बेटर सारी चीज़ें दिमाग में रहेंगी। मैंने बताया कि गेहूँ हमने भेजा कहाँ पर, द्वितीय सेक्टर में भेजा। जो जिस ट्रक से भेजा था उस ट्रक वाले ने क्या किया, लड़ा दिया कहीं पे, है ना, ठोक दिया। आई पुलिस भी किसके अंतर्गत आएगी, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। अब आगे बात करें, पुलिस आई है तो एम्बुलेंस को बुलाएगी, फिर परिवहन आ गया, है ना। एम्बुलेंस के थ्रू कहाँ भेजेगी, हॉस्पिटल भेजेगी। अब देखिए हॉस्पिटल भी आएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। अब देखिए हॉस्पिटल की बात करते हैं। हॉस्पिटल के बाद क्या होता है, तो देखिए हॉस्पिटल के बाद जब उनका इलाज वगैरह हो जाएगा, जो भी ड्राइवर साहब हैं, जब उनका इलाज हो जाएगा तो बिल थमाया जाएगा उनको, है ना। तो वो अब बिल 5 लाख का बिल, 10 लाख का बिल बन गया। वो परेशान, वो क्या करेंगे, घर में करेंगे, फ़ोन से क्या करेंगे, बात करेंगे। यानी कम्युनिकेशन जो है वो किसके अंतर्गत आएगा, कम्युनिकेशन आएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। कम्युनिकेशन समझ रहे हैं, चाहे वो टेलीकॉम से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे किसी भी चीज़ है, यूट्यूब से कम्युनिकेशन, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, सारा क्या है, कम्युनिकेशन का एक साधन ही तो है। अब यहाँ पे हम होलसेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब एक ही पढ़ रहे हैं, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपको समझ में आया, कम्युनिकेशन किसके अंतर्गत आएगा, तृतीय क्षेत्र का। ये हेल्प कर रहा है, ना कि कोई किसी चीज़ का निर्माण कर रहा है और ना ही किसी चीज़ को उगा रहा है, ठीक है, नेचुरल रूप से कुछ बन नहीं रहा है यहाँ पे। तो ये हेल्प किया ना यहाँ पे। अब देखिए, अब जब वो फ़ोन करके बताएंगे कि 5 लाख रुपया पड़ेगा, जो भी उनके रिश्तेदार हैं, तो जो रुपया होगा वो कहीं ना कहीं बैंक के द्वारा ही तो आएगा, चाहे वो मतलब नगद हो, है ना, मतलब कहीं ना कहीं वो बैंक के थ्रू ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो बैंक वगैरह है ना, बैंकिंग, ये किसके अंतर्गत आएगा, तृतीयक यानी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा ना। बैंक भी किसी चीज़ का निर्माण नहीं करता। नोट जहाँ पर छपती है वो किस सेक्टर के अंतर्गत आएगा,
सेकेंडरी के अंतर्गत आएगा। वहाँ पे निर्माण किया जा रहा है, सेलुलोज से नोट बनता है, तो सेलुलोज हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, तो ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पर नोट छपती है वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सेक्टर कहलाएगा। और नोट छपने के बाद जिसके द्वारा, जैसे बैंक के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है ना, तो बैंक वगैरह क्या कहलाएगा, तृतीयक क्षेत्र कहलाएगा ना, टर्सरी सेक्टर कहलाएगा, क्योंकि वो हेल्प कर रहा है, निर्माण नहीं कर रहा है किसी चीज़ का, ठीक है। तो बैंकिंग हो गई। अब देखिए, बैंकिंग हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, परिवहन हो गया, पुलिस हो गया, हॉस्पिटल हो गया। अब एक चीज़ बताइए, अगर आपको इन, चाहे परिवहन में जाना हो, चाहे पुलिस में जाना हो, चाहे हॉस्पिटल में डॉक्टर बनना हो, चाहे बैंक में बैंक मैनेजर बनना हो, ठीक है, कम्युनिकेशन जितनी सारी चीज़ें उसमें अगर जाना है, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, बिना पढ़े अनपढ़ तो जा नहीं सकते। सो शिक्षा भी किस में आएगा, शिक्षा आ जाएगा किस में, तृतीय क्षेत्र में, ठीक है। शिक्षा वगैरह किस में, एजुकेशन किस में आएगी, तृतीय क्षेत्र में आएगी। अब देखिए, शिक्षा हो गया। अब आगे बात करिए, जो लोग बहुत हाईली एजुकेटेड हो जाते हैं या थोड़ा कम पढ़ते लिखते हैं, है ना, तो वो किस में, बिजनेसमैन बन जाते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन, ठीक है। आगे आप लिखिए बिजनेसमैन, ठीक है, व्यापार करते हैं। सो बिजनेसमैन किसके अंतर्गत आएगा, वो आ जाएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और आगे बात करें, और क्या क्या चीज़ इसमें आ सकता है, बिजनेसमैन हो गया। और देखिए, जो नेता वगैरह हैं, है ना, नेता वगैरह क्या करते हैं, कुछ नहीं, पागल बनाते हैं। तो नेता वगैरह जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। वो क्या किसी चीज़ को नेचुरल रूप से उगाते हैं क्या, या किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, या विनिर्माण करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, सिर्फ पागल बनाते हैं। वो किसके अंतर्गत आएंगे, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। अब नेता हो गया, है ना, यहीं पर जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट वगैरह, ठीक है, अब हाँ पूरा लिख नहीं रहे, मैं बोल रही हूँ, आप लिख लेना, साइंटिस्ट वगैरह इसी के अंतर्गत आएंगे। सो आपको समझ में आया होगा कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जो चीज़ें हमें नेचुरली रूप से प्राप्त होती हैं, जैसे खनन वगैरह हो गया, यहाँ पे खनन भी लिख लीजिए, ठीक है। खनन का मतलब खुदाई से जो चीज़ें प्राप्त हुई, जैसे आपके घर में खुदाई से प्राप्त हुआ सोना सरकार का, आपके घर में खुदाई से हीरा प्राप्त हुआ सरकार का, जितनी सारी कीमती चीज़ें हैं वो सारी सरकार की, खतरनाक आपकी, है ना। तो समझ में आया कि प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें क्या होता है। अब क्या आप अपने आप से सोना निकाल सकते हैं क्या, पृथ्वी से नहीं निकाल सकते हैं, है ना। सो खनन किसके अंतर्गत आएगा, ये आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, ये नेचुरली रूप से प्राप्त हुआ। सो देखिए, खनन हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, जो कुक्कड़ हो गया, कुक्कड़ पालन जिसे बोलते हैं ना, जो मुर्गी और बत्तख वगैरह पाले जाते हैं, तो जिनमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। और जिनमें किसी चीज़ का निर्माण होता है या विनिर्माण होता है, जैसे कपड़ा मान लिया, ठीक है, कपास का उत्पादन हुआ, प्राइमरी सेक्टर, कपड़ा बना तो वो क्या कहलाया, द्वितीयक सेक्टर कहलाया। और द्वितीयक सेक्टर के बाद जो कपड़ा हमारा है वो क्या हो गया, कहीं से कट फिट गया तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, रफू करते हैं ना। सो रफू करना विनिर्माण कहलाया। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, कपड़ा बना, ठीक है, कपड़ा बनने के बाद किसी न किसी चीज़ के थ्रू कहाँ जाएगा, जनता के पास जाएगा। तो जिस चीज़ के थ्रू जाएगा वो एक सेवा कर रहा है ना, वो सेवा क्या है, किसी चीज़ के बदले पैसा ले लेना, है ना। तो जिस चीज़ के थ्रू जाएगा जनता तक वो क्या कहलाएगा, तृतीयक सेक्टर कहलाएगा। सो आपको समझ में आया ये सारी चीज़ें। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन्हीं दोनों में सीमित हो जाती हैं, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में सीमित हो जाती है। जैसे किसी के खेत में खीरा है ना, तो खेत से खीरा लाया, घर में खा लिया, तो यहीं तक सीमित हो गया। उसी खीरों को वो क्या किया, खीरों को लाया और बाज़ार में बेच दिया, तो तृतीयक सेक्टर यानी प्राइमरी और टर्सरी हो गया। मान लीजिए आलू की बात करते हैं, खेत में आलू निकली यानी उगाई गई तो वो प्राइमरी सेक्टर हुआ, है ना। आलू घर में लाई गई, चिप्स बनाया गया, आलू से कचालू बनाया गया यानी चिप्स बनाया गया, तो किसी चीज़ का निर्माण हुआ तो ये सेकेंडरी सेक्टर हुआ, ठीक है। और उसी को ले जाके उसकी अपनी दुकान है वहाँ पे बेच दिया तो वो क्या हुआ, तृतीय क्षेत्र कहलाएगा। इसी के अंतर्गत दुकान वगैरह भी आएंगी, ठीक है।
तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत दुकान वगैरह भी आ जाती हैं। तो आपको समझ में आया ये सारी चीज़ें। अब क्वेश्चन बताते हैं आपको, क्या पूछा गया था पिछली बार पेट में। पूछा गया था सेवा सेक्टर के नाम से कौन सा सेक्टर जाना जाता है, यानी सेवा सेक्टर किसे कहते हैं, यानी सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो आपको आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या हो रहा है, नेचुरली रूप से सारी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, इसमें निर्माण हो रहा है, लेकिन सेवा का काम किस में हो रहा है, टर्सरी क्षेत्र में हो रहा है, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र में हो रहा है ना। यहाँ पे परिवहन क्या कर रहा है, सेवा का काम कर रहा है। अब कोई चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान हम किसी को दे रहे हैं तो वो क्या है, सेवा ही तो कहलाएगी, उसके बदले में पैसे ले लेते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया कि टर्सरी सेक्टर को सेवा सेक्टर क्यों कहा जाता है। एक चीज़ आपको दिख रही होगी, सबसे ज़्यादा किस में पैसा है, तो जो टर्सरी सेक्टर है यानी तृतीयक क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा पैसा इसमें है ना। लेकिन इसमें देखा जाए ना, पैसे इनकम तो है, लेकिन यहाँ पे पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, है ना। अब इसमें बात करें द्वितीयक क्षेत्र में, तो मैंने बता दिया निर्माण वगैरह है, और इसमें है, इसमें निर्माण है, और इसमें नेचुरल रूप से सारी चीज़ें प्राप्त होती है। ये हुआ आज का हमारा वीडियो इकोनॉमी से रिलेटेड, जिसमें हमने सेक्टर के 3 टाइप्स में नेचर के आधार पे बताया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। यदि आपको समझ में आई, पसंद आया हमारा इकोनॉमी का वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खूब सारा कमेंट करें, ठीक है। हमने स्वभाव के बारे में बात करी। अब हम शर्त क्या होता है, शर्त में क्या होता है, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, ठीक है, संगठित है या असंगठित है। अब एक बार देख लेते हैं संगठित असंगठित का मतलब क्या होता है। संगठित का मतलब होता है जहाँ पे टाइम रूल रेगुलेशन फिक्स हो, टाइम फिक्स हो, सैलरी फिक्स हो, रूल रेगुलेशन फिक्स हो। यदि आपने कोई गलती करी तो वहाँ पे कुछ शर्तें होंगी, अगर आपने उन शर्तों को पार कर दिया, यानी वो शर्तें नहीं मानी, तो आपको निकाला जाएगा, ठीक है। निकालने का प्रोसेस, ये सारी चीज़ें किस में होंगी, संगठित में होंगी। असंगठित में क्या होता है, जहाँ पे कोई टाइम फिक्स नहीं होता, कोई सैलरी फिक्स नहीं होती, वो असंगठित कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे बात करी जाए तो ऑनरशिप का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आएगा संवैधानिक कोई चीज़ है कि गैर संवैधानिक है, ठीक है। सहकारिता वगैरह है, किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये आ जाएगा संवैधानिक, गैर संवैधानिक ये भी आ जाएंगे। और सार्वजनिक है या निजी है, यानी कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी, तो ये आएंगी स्वामित्व के अंतर्गत, ठीक है। तो इनके बारे में हम कल बात करते हैं, थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू बता दिया। ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।